नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पैरामीटर्स और उनकी परफॉर्मेंस को समझते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के कौन से कांस्टेंट हैं जो लोड वेरिएशंस पर भी बदलते नहीं हैं। पहला ऑप्शन है पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, जिसका एक्सप्रेशन ये है जो रजिस्टिविटी और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। रजिस्टिविटी कंडक्टर मटेरियल और टेम्परेचर कंडीशंस पर डिपेंड करेगी, कुछ असर इस पे स्केन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी का भी होगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस का ये रिलेशन है हेनरी पर मीटर में। यहाँ ये इंटरकंडक्टर स्पेसिंग है और आर डैश कंडक्टर के रेडियस के साथ इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस के एक मॉडिफिकेशन के कारण जो मल्टीप्लायर फैक्टर आया e⁻⁻1/4 या 0.7788, उस असर को यहाँ आर डैश से व्यक्त कर रहे हैं। और इंटरकंडक्टर स्पेसिंग और कंडक्टर रेडियस के रेशो का लॉगरिथमिक पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस है, ये भी लोड के साथ बदलता नहीं है। पर यूनिट कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है, जहाँ डी एक बार फिर इंटरकंडक्टर स्पेसिंग है, आर कंडक्टर की रेडियस है, और ये भी लोड के साथ बदलती नहीं है। तो ये जो सभी पैरामीटर हैं ये लोड के साथ बदलते नहीं है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और अगर हम ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल का कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि ओवरहेड लाइन में एयर को जब हम इंसुलेशन के तौर पे यूज करते हैं तो डी ज्यादा रखी जाती है। ऐसी स्थिति में ओवरहेड लाइन में सीरीज इंडक्टेंस ज्यादा होगा और शंट कैपेसिटेंस इफेक्ट कम होगा। वहीं अंडरग्राउंड केबल में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज से और मटेरियल सेविंग के कारण हम डी को कम रखते हैं। ऐसी स्थिति में केबल्स में सीरीज इंडक्टर प्रॉपर्टी कम होती है और शंट कैपेसिटेंस जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन ओवरहेड लाइन और कैपेसिटर दोनों में ये जो पैरामीटर हैं आर एल सी, ये लोड के साथ बदलते नहीं है, ये लाइन की ज्योमेट्री के हिसाब से कांस्टेंट्स होते हैं। पूछा है हम कंडक्टर की ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। अगर कंडक्टर की इंटरकंडक्टर स्पेसिंग तीनों फेजेस में आइडेंटिकल नहीं हो तो उनके ये जो इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं वो बराबर नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में लोडेड लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो तीनों लाइनों में बैलेंस नहीं होगी। अगर हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं तो तीनों लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बैलेंस हो जाती है। तो हम लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए ट्रांसपोजिशन करते हैं। पूछा गया है कि लाइन के इंडक्टेंस और शंट एडमिटेंस का जो रेशो का स्क्वायर रूट है वो क्या कहलाता है। तो इसे हम सर्ज इंपीडेंस कहते हैं लाइन का। इसकी डायमेंशन ओम में है। ये सर्ज इंपीडेंस लाइन में लोडिंग के साथ वोल्टेज प्रोफाइल कैसी रहेगी और लाइन में पावर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उन्हें डिफाइन करता है। जरा इसके बारे में और समझते हैं। एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ 250 किलोमीटर से ज्यादा है, उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटिव इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड माने जाते हैं। और जब लाइन को चार्ज किया जाता है तो जो शंट कैपेसिटेंस कंपोनेंट है वो लाइन को रिएक्टिव पावर फीड करता है, वहीं सीरीज इंडक्टिव कंपोनेंट है वो रिएक्टिव पावर का अब्जॉर्ब करता है, लोड की जैसे व्यवहार करता है। अगर किसी लाइन में दोनों रिएक्टिव पावर बैलेंस हो जाए तो जो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है वो v²/x है और इंडक्टिव पावर जो लोड करंट से बनती है वो I²x है। इस केस में v और I का रेशो अगर हम कैलकुलेट करें, XL की वैल्यू 2πfL और XC की वैल्यू 2πfC, जहां L और C पर यूनिट लेंथ इंडक्टर और कैपेसिटर है, यहाँ L लाइन की लेंथ है। तो आप देख रहे हैं लेंथ कट गई है और ये रेशो जो लाइन के पर यूनिट लेंथ इंडक्टर और पर यूनिट लेंथ शंट कैपेसिटेंस के स्क्वायर रूट से बना है, इसे हम सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कहते हैं। अगर हम किसी ट्रांसमिशन लाइन में एक प्योर रेजिस्टिव लोड सर्ज इंपीडेंस के बराबर कनेक्ट कर देते हैं रिसीविंग एंड पे, तो लाइन में जो रिएक्टिव पावर जनरेट करेंगे कैपेसिटिव शंट इफेक्ट उतनी ही इंडक्टिव सीरीज इफेक्ट अब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्टिव पावर के बैलेंस से ऐसी लाइन में जो लोड की कंडीशंस है उसे हम सर्ज इंपीडेंस के बराबर प्योर रेजिस्टिव लोड जो लाइन में वार बैलेंस करता है उस लोड को हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की लोडिंग की कंडीशंस पे पूरी लाइन पे हमारी जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो यूनिफॉर्म या फ्लैट हो जाती है। इसका अर्थ है कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की वोल्टेज जिस लोड पे समान हो जाए उस लोडिंग को हम सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कहते हैं। एक लाइन के रिसीविंग एंड पे जब प्योर रेजिस्टिव लोड सर्ज इंपीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर लगा देते हैं तो वहां से कोई रिफ्लेक्टेड वेव नहीं जनरेट होती और ऐसे इंपीडेंस के साथ हमारी ट्रांसमिशन लाइन एक इनफाइनाइट लाइन जैसा व्यवहार करती है। एक टिपिकल सिंगल सर्किट ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इंपीडेंस का मान 300 से 400 ओम के बीच में हो सकता है, वहीं अंडरग्राउंड केबल्स के लिए ये वैल्यू 20 से 40 ओम हो सकती है। पूछा है एक ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इंपीडेंस
की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 200 से 500 ओम, रफली 300 से 400 ओम के बीच में हो सकती है। यही वैल्यू अंडरग्राउंड केबल के लिए 20 से 40 ओम है। हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के हिसाब से उन्हें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग लाइंस कहते हैं। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 60 किलोमीटर से छोटी है तो उसे शॉर्ट लाइन कहा जाएगा। अगर कोई लाइन 60 से 150 किलोमीटर के बीच की है तो उसे मीडियम लाइन कहा जाएगा। और कोई लाइन 150 किलोमीटर से लंबी है, जैसे ये 300 किलोमीटर की लाइन, तो उसे हम लॉन्ग लाइन कहेंगे। तो 310 किलोमीटर लंबी लाइन एक लॉन्ग लाइन कहलाएगी। ऐसी लाइनों की मॉडलिंग करते समय हम शॉर्ट लाइन में शंट कैपेसिटर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि मीडियम लाइन की मॉडलिंग में जो शंट कैपेसिटर के इफेक्ट है उसे एक या दो जगहों पर लंप करके, एक जगह इकट्ठा करके प्रदर्शित करते हैं। जबकि लॉन्ग लाइन में हम लाइन के इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी लेंथ में यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ मानते हैं। और ऐसी कंडीशंस में जो सॉल्यूशंस है वो रिगरस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने से होता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह का प्रश्न है कि एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होगी, तो 60 से 150 किलोमीटर के बीच की लाइन को हम मीडियम लेंथ लाइन कह सकते हैं। यहाँ 80 से 160 किलोमीटर हमारी चॉइस हो गई है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को दोबारा समझ लेते हैं। ऐसी लाइनें जिनकी लंबाइयां 60 किलोमीटर से छोटी हों या जो कम वोल्टेज की हों, जैसे 11 kV या 400 वोल्ट की लाइनें, ऐसी लाइनों को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हैं। कम वोल्टेज और कम लेंथ होने के कारण जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो छोटा होता है, तो उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और ऐसी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस कैलकुलेशन में सीरीज, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के इफेक्ट ही कंसिडरेशन में रखे जाते हैं। वो लाइनें जिनकी लंबाइयां 60 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच की हैं, जो मॉडरेट बीच की वोल्टेज की हैं, 132 kV से कम 33 या 66 kV की मान लें, उन्हें हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस कह सकते हैं। ऐसी लाइनों में कैपेसिटिव इफेक्ट को कंसिडरेशन में लिया जाता है, लेकिन सारे कैपेसिटर इफेक्ट को एक, जैसे कि हम नॉमिनल टी मेथड में करते हैं, या दो जगह जैसे कि नॉमिनल पाई मेथड में करते हैं, इकट्ठा मानकर एनालिसिस किया जाता है। जो 150 किलोमीटर से लंबी लाइनें हैं या जो हाई वोल्टेज की लाइनें हैं, 220 kV या 400 kV की लाइनें, उन्हें हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। और इनमें तीनों जो हमारे कांस्टेंट हैं RLC, उन्हें पूरी लाइन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं। और जैसे हमने पहले कहा, रिगरस मेथड्स हैं सॉल्यूशंस के, वो एम्प्लॉय किए जाते हैं, जिसमें इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हाइपरबोलिक फंक्शंस की मदद से सॉल्व कर लाइन की परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाती है। पूछा है कि एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड के पैरामीटर को कनेक्ट करने वाले ABCD पैरामीटर्स क्या हैं। 60 किलोमीटर से कम लंबाई की लाइनों को, जो कम वोल्टेज की है, उन्हें हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। इनमें शंट कैपेसिटर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के बाद सीरीज, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को लंप करके ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। रिसीविंग एंड की वोल्टेज को रेफरेंस बनाकर किसी लैगिंग रिसीविंग एंड लोड करंट के लिए लाइन के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के वोल्टेज ड्रॉप को जोड़कर हम सप्लाई एंड की वोल्टेज निकाल सकते हैं। और यहाँ अब हम सप्लाई एंड की वोल्टेज को रिसीविंग एंड की वोल्टेज प्लस करंट फ्लो से सीरीज इंपीडेंस में हुई ड्रॉप मान सकते हैं। और रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड का करंट सेम है। इन दो इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखे तो सेंडिंग एंड की वोल्टेज और करंट को रिसीविंग एंड की वोल्टेज और करंट के रूप में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा A पैरामीटर 1 आ जाएगा, B Z आ जाएगा, C 0 है और D 1 है। ये हमारे ABCD पैरामीटर हो गए एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के। पूछा है किस प्रकार की लाइनों में एनालिसिस के लिए शंट कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। तो हमने जाना कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटर को नेग्लेक्ट करके बहुत आसान तरीके से चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन मीडियम लेंथ की लाइनें 60 से 150 किलोमीटर या लॉन्ग लाइनों में एप्लीकेबल नहीं होगा। मीडियम लाइनों में हमें शंट कैपेसिटर के इफेक्ट को लंप करके कहीं इकट्ठा एक या दो जगह मानना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के साथ एक रिगरस मेथड से चीज़ें एनालाइज होती हैं। एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए नो लोड पर रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड के बराबर हो जाती है और लोड पे ये सीरीज इंपीडेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण कम हो जाती है। तो नो लोड से फुल लोड के बीच में ये जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है वो पर यूनिट ऑफ फुल लोड वोल्टेज, ये जो रेशियो रखता है, इसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। छोटी ट्रांसमिशन लाइन के इस सर्किट मॉडल को हम एक ट्रांसफार्मर जैसा सर्किट मॉडल मान सकते हैं। और ये VS और VR में जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड की वोल्टेज में जो डिफरेंस है उसे IR cos phi
प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई कह सकते हैं, जहां फाई रिसीविंग एंड पे लोड का पावर फैक्टर एंगल है। आई आर कोस फाई प्लस आई एक्स साइन फाई, साइन तब लेना है जब ये लोड लैगिंग पावर फैक्टर का हो। अगर यही लोड लीडिंग पावर फैक्टर का हो तो ऐसी स्थितियों में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो या नेगेटिव भी हो सकता है, अर्थात रिसीविंग एंड पे वोल्टेज एक लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन पे सेंडिंग एंड से भी ज्यादा हो सकती है। एक 60 से 150 किलोमीटर के बीच की लंबाइयों वाली मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटर इफेक्ट को रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे आधा आधा डिवाइड करके इस तरह का जो मॉडल बनाते हैं वो हमारे मैथमेटिकल सिंबल पाई जैसा है, और इस मॉडल को हम नॉमिनल पाई मॉडलिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति में रिसीविंग एंड की वोल्टेज और करंट के रूप में अगर हम सेंडिंग एंड की वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे ए और डी पैरामीटर एक समान 1 + yz/2 आएंगे। ये z ओम में b पैरामीटर की डायमेंशन है और z क्योंकि पूरा एक साथ है इसलिए ये z यहाँ याद करने के लिए हम समझ सकते हैं पूरा आ गया है। जबकि जो c पैरामीटर है मेरा, जो is को vr से कनेक्ट करता है, इसकी डायमेंशन एडमिटेंस की है, और क्योंकि यहाँ y पैरामीटर जो पूरा c एक जगह होता तो ओमेगा c होता, वो दो जगह बट गया है, तो बंटवारे के साथ यहाँ 1 + yz/4 और आ रहा है, ऐसा हम याद कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में a और d 1 + yz/2 है, b पैरामीटर z है और c पैरामीटर y 1 + yz/4 है। अगर एक मीडियम लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन में सारा शंट कैपेसिटिव इफेक्ट पूरी लाइन के बीच में एक जगह इकट्ठा करके प्रदर्शित कर दिया जाए और सीरीज इंपीडेंस को दो भागों में आधा आधा बांटकर प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये जो टी आकृति की रूप है इसे हम नॉमिनल टी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इस प्रेजेंटेशन में रिसीविंग एंड की वोल्टेज और करंट के रूप में अगर हम सेंडिंग एंड की वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करें तो जो ए और डी है वो एक बार फिर 1 + yz/2 आते हैं। याद करने के लिए से हम कह सकते हैं कि शंट एडमिटेंस पूरा एक साथ है और सी पैरामीटर की डायमेंशन एडमिटेंस की डायमेंशन है जो वीआर से मल्टीप्लाई होने पे आईएस का एक पार्ट देता है, वो यहाँ पूरा आ गया है। और जेड जिसके बंटवारे हुए हैं उसकी फॉर्मेट बी पैरामीटर की जेड 1 + yz/4 हो गया है। तो आप देखेंगे कि नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई दोनों में एबीसीडी पैरामीटर एक जैसे हैं। एक और तरीके से हम एबीसीडी पैरामीटर को याद करने की बात कर सकते हैं। ए और डी का प्रोडक्ट एडी में से अगर हम बीसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर आता है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन डायमेंशनलेस है, ये इंपीडेंस है, ये एडमिटेंस है, चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। और नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई में काफी सिमिलरिटी है। इस एक ही विषय पे परीक्षा में अनेक सवाल आते हैं। एक लाइटली लोडेड लंबी ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम या ओपन सर्किट कंडीशंस पे एक ट्रांसमिशन लाइन है तो हम पाते हैं कि उसके रिसीविंग एंड पे वोल्टेज सेंडिंग एंड से भी ज्यादा हो जाती है और इस इफेक्ट को हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। किसी लंबी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट तब नोटिस होता है जब वो लाइटली लोडेड हो। जब उसमें लोड कम होता है तो जो शंट कैपेसिटर का चार्जिंग करंट है वो लाइन के सीरीज इंडक्टिव इफेक्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप बनाता है उसके फेजर कैलकुलेशन से हम पाते हैं कि रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से भी ज्यादा हो जाती है। प्रश्न है कि फेरेंटी इफेक्ट जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन में अंडरलोडेड कंडीशंस पे होता है जिसमें रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड से भी ज्यादा हो जाती है, उस इफेक्ट का कारण कौन से ट्रांसमिशन पैरामीटर है? तो आंसर है कि सीरीज इंडक्टेंस और शंट कैपेसिटर दोनों मिलकर ये इफेक्ट पैदा करते हैं। जरा समझते हैं। अगर लाइन की रिसीविंग एंड पे वोल्टेज को रेफरेंस बनाएं तो शंट कैपेसिटर का जो चार्जिंग करंट है अनलोडेड ओपन सर्किटेड लाइन में वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ, जैसा यहाँ फेजर चित्र में दिखाया वैसा होगा। वो लाइन के सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप करेगा। रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप करंट के फेज में होगी और इंडक्टर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे जब देखेंगे तो वो वीआर के बिल्कुल ऑपोजिट फेज में आ जाएगी और आप पाएंगे कि जो सोर्स एंड पे वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड से कम हो गई है। अर्थात ऐसी अनलोडेड कंडीशंस में लाइन के कैपेसिटर ने जो करंट लिया उसने लाइन के इंडक्टर में ये फिनोमिना रिसीविंग एंड के वोल्टेज को सेंडिंग एंड से ज्यादा करने का फेरेंटी इफेक्ट कर दिया है। तो फेरेंटी इफेक्ट सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर दोनों से होता है। ये वीडियो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन पैरामीटर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही है। हमारी वीडियो की मदद से आपकी परीक्षा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।